या हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज स्पेक्ट्रम सीरीज और हम लोग बात कर रहे हैं सिविल अपराइजिंग्स की। इसके पहले हमने कुछ और डिस्कशन अपराइजिंग्स पे किया हुआ है, राइट है ना। बट यहाँ से आप सिविल अपराइजिंग शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग अभी 6 चैप्टर पे हैं, ये बात कंटिन्यू करते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो हम बात करेंगे सबसे पहले सिविल अपराइजिंग्स की, एंड देन देर आर इन टोटल 25 सिविल अपराइजिंग्स, राइट। 25 सिविल अपराइजिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, राइट 25। एंड उसमें से जो है हम अभी 8 कुछ टेकअप करने वाले हैं, राइट है ना। जो है नेक्स्ट वीडियो में विल टेक अप रेस्ट ऑफ देम। या सो जो है फिलहाल बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सारी रिवॉर्ड्स की कि क्यों हो रहा है। पर पहले बात करते हैं कि सिविल अपराइजिंग्स है क्या और उसके मेजर रीजंस क्या रहे। तो नॉर्मली तो देखो, सिविल अगर बुक भी यही कहती है कि हाँ नॉर्मली सिविल मतलब हो गया कि हाँ कोई ऐसा जो है कोई ऐसा मिलिट्री वाला सेंस अगर नहीं है तो उसको क्या कहा गया है, सिविल कहा गया है, राइट। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो सिविल की बात उठ रही है, सिविल का मतलब हो गया कि भाई जितनी भी रिवोल्ट हुई हैं उसमें हो सकता है सिर्फ किसानों के मुद्दे से रिवोल्ट हुई है तो वो पीजेंट है, सिर्फ ट्राइबल के मुद्दे से रिवोल्ट हुई है तो वो ट्राइबल है, और सिर्फ अगर जो है योद्धाओं के सिपॉयज के जो है उससे हुई है, ग्रीवांसेस से हुई है, तो वो क्या है, वो जो है सिपॉय म्यूटनी है। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सिविल अपराइजिंग है। पहली बात तो ये समझ रहे हैं कि इन तीनों के अलावा अगर ये तीनों मुद्दा नहीं है, राइट है ना, सिपाहियों की जंग नहीं है, ट्राइबल्स की जंग नहीं है, पीजेंट्स की जंग नहीं, खाली रीजन अगर सोल उनका नहीं है, तो फिर जो भी कुछ बच गया वो सिविल अपराइजिंग, राइट। एक तरीका तो ये है। तो इसके अलावा जो भी कुछ दुनिया में है, मतलब जो भी रिवोल्ट हो रही है उस समय, वो सब है सिविल अपराइजिंग। अब इसमें जनरली होता क्या है कि भाई कोई पावरफुल आदमी, फॉर एग्जाम्पल एक जमीन है और इसके ऊपर राज्य करने वाला में भी छोटा सा राजा, या आप ऐसे कह लीजिए कि इसके ऊपर जो जमींदार था, कोई भी एक पावरफुल पर्सन जमींदार हो सकते हैं, या फिर जो है विजयनगर अंपायर में साउथ इंडिया में नायका का जो है कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और नायक मतलब होता था गवर्नर, राइट। तो नायक या फिर इन्हें पॉलीगर भी कह सकते हो आप, पलाइगर्स, राइट है ना। तो राजा हो गया, जमींदार हो गया, नायक हो गया, पॉलीगर्स हो गया, या फिर कोई ऐसा लीडर जो किसी मिलिट्री का हेड रहा हो, मिलिशिया है ना, कोई ऐसी मिलिशिया हो जो कि पहले किसी राजा के अंडर उसकी अपनी रेजिमेंट हुआ करती थी, पावर हुआ करता था, उसको भी लैंड ग्रांट दे रखा था, जमीनें दे रखी थी, राइट है ना। तो कुछ पावरफुल लोग, और इन्हीं से रिलेटेड में भी इन्हीं से रिलेटेड कुछ रिलीजियस लीडर्स। अगर ये लोग हाथ उठाएं, अगर ये लोग जो है उठा दें कि भाई जो है हम इसके खिलाफ हैं, तब क्या हो जाएगी, सिविल अपराइजिंग हो जाएगी। अब इसमें हो क्या रहा था, अगर हम मेजर कॉजेज की बात यहीं पे कर लें, राइट। मेजर कॉजेज अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई इन सब का दुख क्या है, गम क्या है, थोड़ी बात हमने पहले भी करी है, बट वी कैन सी कि भाई सबसे पहली बात कि यहां पर एक ब्रिटिश का रूल आ गया है, ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल कोर में अगर हम समझें तो ब्रिटिश रूल कोर में इन लोगों के खिलाफ है। ब्रिटिश रूल यहां पे एक्सप्लॉइट करने के लिए आया हुआ है। तो वो चाहे इकोनॉमिक एंगल से देख लो, चाहे सोशल एंगल से देख लो, चाहे जो है पॉलिटिकल एंगल से देख लो, तो जब वो चाहता ही लूटना है तो किसी का भला तो हो नहीं सकता, राइट। तो इसमें क्या कर रहा है, वो अपना मे बी रेवेन्यू सिस्टम लेकर आ रहा है। अब रेवेन्यू सिस्टम हो सकता है ऐसा हो कि हां जमींदार के खिलाफ हो सकता है ब्रिटिश रूल कहे कि आज से इस राजा की कोई वैल्यू नहीं है, इस राजा को डिसबैंड कर दे। हो सकता है इस राजा से कहे कि नहीं, हमको कुछ पैसा दो, मनी दो, है ना, ट्रिब्यूट दो हमको, भाई हमको कुछ तोहफा क्यों नहीं देते हो, राइट। हो सकता है इससे कुछ कहे कि हाँ हमें अपनी टेरिटरी दे दो कुछ। तो ये छोटा राजा था, ऐसा नहीं कि हाँ ये बहुत बड़ी अंपायर कोई है। अब छोटा राजा है, उसे दबाया जा सकता है। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई हमको जो है कुछ टेरिटरी दे दीजिए। तो चाहे वो छोटा राजा रहा हो या डिस्प्लेसमेंट इन गवर्नर्स का रहा हो, एक ही बात है, सेम बात है। प्लस इन पावरफुल जैसे जमींदार हैं या जो मिलिशिया का जो हेड है, कोई ऑफिसर है लेट से, है ना, यहां पे कोई पुराने राजा का ऑफिसर था, अब उनकी जगह आप समझिए कि इस नए एडमिनिस्ट्रेशन में नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, नए ऑफिशियल्स आ रहे हैं। अब ये जो ऑफिशियल्स हैं, पहली बात तो देखो ईगो क्रैश है इन लोगों का,
राइट। पहले इन लोगों का वर्चस्व हुआ करता था, अब इन ऑफिशियल्स का वर्चस्व है। दूसरी बात, ये जो ऑफिशियल आ रहे हैं ये एरोगेंट भी हैं, मोस्टली इन जनरल एरोगेंट भी हैं, राइट। यहां पे हम देखेंगे कि हाँ थोड़ा सा रेशियल टोन भी नजर आएगा हमको, राइट, है ना। कोई एम्पैथी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पावरफुल लोग हैं, राइट, है ना, राजा जमींदार जो पहले कभी पावरफुल हुआ करते थे, अब कहीं ना कहीं ये इससे इस सिस्टम से, इस नए सिस्टम से नाराज हैं। और जब ये लोग रिवोल्ट करेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? सिविल अपराइजिंग कहा जाएगा। अब एक और बात समझने लायक इसमें यह है कि इस सिविल अपराइजिंग में भाई जब कोई जमींदार रिवोल्ट करेगा या गवर्नर रिवोल्ट करेगा तो उस इस एरिया में अगर आप समझिए कि जो भी पीजेंट हैं, किसान हैं, तो वो भी दुखी हैं, राइट। और जब उन्हें कोई लड़ाई मिल रही है, मुद्दा मिल रहा है कि भाई हम भी दुखी हैं और हमारा छोटा सा राजा भी दुखी है, तो इसके साथ हमें भी लड़ना चाहिए, राइट, है ना। तो भाई ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। यहां के जो आर्टिजन्स होंगे वो भी दुखी हैं, आर्टिजन्स, वीवर्स, मर्चेंट, वो भी दुखी हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब कि ये अपनी पावर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, बट इस एरिया का सपोर्ट भी इनको पूरा मिलेगा। ये बात समझने की कोशिश करिए कि हाँ, जब वो जमींदार जो है आवाज उठाएगा या राजा आवाज उठाएगा तो उसके जो फॉलोअर हैं, उसके जो नीचे यहां पे लोग हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे। अगर कोई सेना है ना, इनकी हो सकता है कोई सेना डिसबैंड हो गई हो, तो अगर वहां पे कुछ डिसबैंडेड सोल्जर्स भी घूम रहे हैं तो वो भी सपोर्ट करेंगे, डिसबैंडेड सोल्जर्स, राइट, है ना। अच्छा, इन तीनों के लिए अभी परेशान नहीं होना, भी मैंने नहीं पढ़ा है, राइट। बट फिर भी अगर आपके दिमाग में आए कि सर ये कौन सा सिपाही है, और यहां पे आप मिलिशिया की बात कर रहे हैं, ऑफिसर की बात कर रहे हैं, डिसबैंडेड सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, ये कौन से सिपाही हैं? ये वो सिपाही हैं जो राजा की सर्विस में थे, ये वो ऑफिसर्स हैं जो राजा की सर्विस में थे। यहां जब हम सिपाही म्यूटिनी की बात करते हैं तो ये वो सिपाहीज हैं, वो सिपाही हैं जो अंग्रेजों की सर्विस में, अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ओवरऑल हम समझेंगे कि भाई ये जमीन, ये जो एरिया है, जो लोकल एरिया है, ये लोकल एरिया, इस लोकल का कोई पावरफुल पर्सन मे बी रिलीजियस लीडर ही हो। और रिलीजियस लीडर की प्रॉब्लम क्या है? रिलीजियस लीडर की प्रॉब्लम ये है कि ये भी सब लेकर आ रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये रिलीजियस लीडर इस राजा से पैटर्नेज पाता था, पावरफुल लोगों से पैटर्नेज पाता था, राइट। दूसरी बात, यहां पे क्रिश्चियनिटी भी आने लगेगी, क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड करने लगेंगे लोग, राइट। तो यहां का जो धर्म है वो भी, उसे भी लगेगा कि हमको भी खतरा है। तो जो धार्मिक, जो हमारे गुरु हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, वो भी यहां पर इन लोगों को सपोर्ट करेंगे और कभी कभी वही आवाज उठा देंगे। अब यहां पे कुछ बातें और नोटिस करने लायक क्या है कि सबसे पहली बात, हम ये एक ही साथ 2-3 हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात समझो कि ये जो रिवोल्ट हो रहा है ये लोकल है, ये हमें समझ में आया, लोकल है ये, कि किसी एरिया में सीमित है। ऐसा नहीं कि ये पैन इंडिया रिवोल्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा भारत, पूरा नॉर्थ इंडिया इसमें जाग गया है, नहीं, ये किसी डिस्ट्रिक्ट का रिवोल्ट है, मे बी, राइट। किसी छोटे से राजा, किसी छोटे से जमींदार का रिवोल्ट है, तो मे बी 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 2-4 डिस्ट्रिक्ट, इतना ही इंपैक्ट हो सकता है। इससे ज्यादा इंपैक्ट हम यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये छोटा सा बहुत छोटा सा, छोटे स्केल पे रिवोल्ट है, राइट। दूसरी बात अगर हम समझें तो ये जैसे कि जमीन से रिलेटेड है, तो मोस्टली आप पाएंगे कि हाँ जो है ये है सेमी फ्यूडल जमीन से रिलेटेड होगा। फ्यूडल मतलब सामंतवाद, कि हाँ इस एरिया का कोई हेड था, राइट, इस एरिया का कोई जो है ओनर था, ओनर इन द सेंस कि नॉट रियल ओनर, की जमीन उसी की है, बट हाँ उसका राज्य हुआ करता था। अब वो कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका टेक्निकल टर्म होगा कि सेमी फ्यूडल होगा। लोकल होगा, लोकल रीजंस की वजह से होगा, और सेमी फ्यूडल होगा, रीजन भी लोकल ही होगा, कि वहां पे लोग दुखी हैं, एकदम से गुस्सा आया, मीटिंग हुई, क्या रिवोल्ट है ना, जो है कि भाई आरंभ हो, है ना, इस तरीके की चीजें हमें यहां पे देखने को मिलेगी। दूसरी बात एक और की पॉइंट जो हमें याद रखना है कि ये जो लड़ाइयां हैं, राइट, इन लड़ाइयों में आप देखेंगे कि हाँ ये बैकवर्ड लुकिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए इस बात को। ये जो लड़ाइयां हैं ये बैकवर्ड लुकिंग है, और ये जो लड़ाइयां हैं ये ट्रेडिशनल है। तो यहां पे लड़ाई करने का टेक्निक भी ट्रेडिशनल, पुराना ही होगा।
अब ट्रेडिशनल तो आप समझ गए कि हाँ भाई जो है जैसे पहले युद्ध होता था तलवार से, और जो है बेसिक कोई अपना हसिया लेकर आ जाएगा, तो कोई अपना कुल्हाड़ी लेकर आ जाएगा, तो इस तरह से बेसिक जो है मे भी भाला लेकर आ जाएगा, तलवार लेकर आ जाएगा, और हो सकता है बहुत रिसोर्सेज ना हो, तो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की फाइट है, तीर भालों से फाइट है ये। बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग का क्या मतलब होता है, जरा इस बात को समझते हैं। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब हुआ कि ये सारे लोग इस पुराने सिस्टम को वापस लेकर आना चाहते हैं। अगर ये राजा था, इस जगह पे राजा था, तो ये चाहता है कि मेरा राज्य वापस आ जाए। अगर ये जमींदार है तो ये सोचता है कि मेरी जमींदारी वापस आ जाए। अगर ये नायक है तो ये सोचता है मेरी गवर्नरशिप वापस आ जाए। तो अगर आप समझिए तो बेसिकली दिस इज रीस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। अब आप कहेंगे हाँ सर वही तो चाहता था वो। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हाँ जो है हम ये बात समझ गए कि यही चाहता था। हम अभी ये बात नहीं, हम ये बात ऑब्जर्व नहीं कर रहे अब तक कि भाई ये कुछ नया नहीं ढूंढ रहे। ये छोटी सी रिवोल्ट यहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करना चाहती, या फिर कोई मॉडर्न थॉट, मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न आइडिया यहां पर लेकर नहीं आ रही कि इसके बाद जो हम रूल करेंगे उसमें लोगों का भी से होगा। नहीं, ऐसा कोई यहां पर डिमांड नहीं हो रही, ऐसी कोई बात नहीं उठाई जा रही कि भाई इसके बाद जो नया सेटअप होगा मे बी डेमोक्रेटिक होगा, मे बी मॉडर्न होगा, मे बी लोगों की जो पंचायत होगी या लोगों का जो यू कैन से होगा गवर्नमेंट में, वो मायने रखेगा। ऐसा कोई फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा यहां पे नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ पुराने ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश करी जा रही है। मोस्ट ऑफ द रिवोल्ट में, इनफैक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी यही बात कही जाएगी कि हाँ ये क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। ये टर्म बड़ा, कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए आपके, कि हाँ ये जो रिवोल्ट्स हम देख रहे हैं यहां पे, दीज आर मोस्टली बैकवर्ड लुकिंग। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो चलिए, तो हमने कॉजेज, सिविल अपराइजिंग क्या होती है ये भी बात कर ली। सिविल अपराइजिंग जो है उनका कॉजेज वगैरह का भी हमने एक साथ ही डिस्कशन कर दिया। तो ये सारी बातें यहाँ आपकी स्लाइड्स में दी भी हुई। स्लाइड्स आपको पीडब्ल्यू की जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी, राइट। आप वहां से स्लाइड से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सिंस ये स्पेक्ट्रम की समरी है, तो आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आपको कोई स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खाली स्पेक्ट्रम पढ़ के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, राइट, है ना। चलिए, सो नाउ तो हमने कैरेक्टरिस्टिक वगैरह की बात कर ली, हमने बात करा जो है मेजर कॉजेस की। तो ये हमने मेजर डिस्कशन यहाँ पे सिविल अपराइजिंग का बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया है। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ रिवोल्ट्स की, राइट, है ना। अब ये जो हम रिवोल्ट्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये टेक्निकली थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है। नाउ अब आप कहेंगे सर यही तो गम है कि ये फैक्ट्स हैंडल कैसे करें, है ना। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ तरीका बता रहा हूं मैं, पहले ही बताया हुआ है, और तरीका सिंपल है, वही सिंपल तरीका। आप कहेंगे सर लाइन पे ड्रॉ कर दे, टाइमलाइन बना दे। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ और कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी नए इलाके में जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप कभी बैंगलोर नहीं गए हुए, राइट, है ना। मैं कहूं जरा बैंगलोर होके आओ, राइट। आप पूछेंगे कहाँ जाना है सर। अब क्या है कि बैंगलोर में मे भी आपकी कोई मौसी, कोई चाची रहती हैं, और वो रहती हैं लेट्स से कोरमंगला एरिया में, है ना। तो कोरमंगला एरिया कम से कम सबसे पहले आप गूगल करेंगे, देखेंगे किस एरिया में कोरमंगला आता है, क्योंकि आप चाची के घर जा रहे हैं ऑफ कोर्स, राइट, है ना। अब कोरमंगला एरिया से अब जो है कहा जाएगा कि आपको लेट से जाना है इंदिरा नगर, आपको जाना है लेट से जो है कृष्णराजपुरम। तो अब क्या करेंगे, आप कोरमंगला से रिलेट करेंगे कि कोरमंगला से कितनी दूरी है, क्योंकि अब आप कोरमंगला को पहचानते हैं और बाकी नई इंफॉर्मेशन को कोरमंगला से रिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी नई टेरिटरी में कोई एक लोकेशन जानते हैं, कोई एक चीज अगर आप ढंग से पकड़ लें, तो उसके बाद आप सारी इंफॉर्मेशन उसी के अराउंड गुथ देते हैं, राइट, है ना, और चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सारे फैक्ट्स रटने हैं, लेकिन फैक्ट्स काफी आसान हो जाएंगे अगर ये जो टेरिटरी है, ये नई टेरिटरी, राइट, ये नई टेरिटरी क्या है, टाइमलाइन, कि हाँ अगर लेट्स से 1757 से हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं, सिर्फ अभी की बात करें हम, तो 1757 से अभी हम 1857 की कहानी की बात कर रहे हैं। अभी ये पूरी टाइमलाइन अभी हमें क्या लग रही है, अछूती सी लग रही है, अभी हमें बड़ी अनजानी सी लग रही है ना, पराई सी लग रही है। इसको अगर हम अपना बना ले टाइमलाइन को, तो उसके बाद जो भी नए फैक्ट, नई कहानियां आएंगी, वो धीरे धीरे उसके साथ एसोसिएट होने लगेंगे, कहानी काफी आसान बन जाएगी, राइट, है ना। तो आपके सारे फैक्ट्स उसके साथ कनेक्ट होने लग जाएंगे, अदरवाइज वो इधर उधर फैले रहेंगे और आप उसे समेट नहीं पाएंगे। तो अभी हिस्ट्री में स्पेशली, वैसे किसी भी सब्जेक्ट में
अगर आप दो चीजें मास्टर कर ले, एक समय कि हाँ भाई किस टाइम पे क्या हुआ है, और दूसरा ज्योग्राफी कि किस एरिया में क्या हो रहा है ना, तो स्पेशियल और टेम्पोरल, अगर दोनों चीजों को मास्टर कर दिया जाए तो कहानी बन जाएगी, राइट। स्पेशियल तो हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे, बट जरा ये टाइम वाला जो स्पेस है इसको मास्टर आराम से किया जा सकता है। आइए समझते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूं मैं भी बीच में, और दिस विल हेल्प यू, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी आपको चीजें नजर आएंगी, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड हम किस जोन में, ठीक है। तो 1757 हमको पता है कि भाई बैटल ऑफ प्लासी है, इसमें तो कोई कहानी की बात है नहीं। 1757 के बाद हमें कहानी पता है कि 1764 हमारा बैटल ऑफ बक्सर है, और 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, राइट। यहां तक हमें कहानी पता है, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये सारी स्टोरी हम जानते हैं। नाउ अब यहां पे थोड़ी सी आगे कहानी समझो कि 1765 से लेकर 1772 तक क्या है, केओस है, स्पेशली इन बंगाल में। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि सरकार कौन है, समझ नहीं आ रहा कि ब्रिटिश रूल कर रहे हैं या नवाब रूल कर रहा है, राइट। तो ये केओस का जोन है। इनफैक्ट 1769 1770 ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है यहां पर। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इवेंट है यहां पे एक ग्रेट फैमिन आया है, और इसने कुछ 7 से 10 मिलियन लोगों की जान ली है बंगाल में। तो ग्रेट फैमिन एग्जिस्ट करता है 1769 में। कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, राइट, 1769। तो 65 से लेकर 72 तक, 65 से लेकर 72 तक अंग्रेज जो है जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे और अंधाधुंध लूटने में लगे हुए हैं, राइट। तो 72 तक हम समझेंगे कि हाँ ये काफी कियोस, काफी जो है प्रॉब्लम यहां पे चल रही है, जिससे भी जो पैसा आप लूटना चाह रहे हैं, जिस तरह से लूटना चाह रहे हैं, आप यहां पर लूट रहे हैं, राइट, है ना। अब जब हम जो है पॉलिसी वगैरह पढ़ेंगे तो इस बात पे और डिटेल में जाऊंगा मैं, बट फिलहाल अभी सिर्फ समझो कि हाँ ग्रेट फैमिन 1769 बंगाल में, स्पेशली इसका इंपैक्ट जो है वो बंगाल पे है, तो बंगाल में एग्जिस्ट करता है ना। मेरे साथ ही बनाते चलिए, ये टाइमलाइन अगर एक बार अपनी हो गई तो मजा आ जाएगा। स्पेशली शुरुआत वाला पॉइंट अगर हम अपना बना लेंगे तो कहानी बन जाएगी। नाउ अब इसके बाद एक रूल आता है 1772 से 1785 तक। 1772 में यहां पर एंट्री हो रही है वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स यहां पे बंगाल के नवाब को भगा देंगे और कहेंगे यहां से डायरेक्ट रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का चालू होता है, राइट। तो यहां पे एकदम से गेम चेंज हो गया है कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पे डायरेक्ट रूल है, अब किसी नवाब का यहां पे रूल नहीं है। अब वॉरेन हेस्टिंग एक्चुअली हम लोग जब पिछले लेसन्स पढ़ रहे थे तो धीरे धीरे अगर आपको वॉरेन हेस्टिंग्स का टेन्योर पता है, अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेन्योर पे है, राइट, कि 72 से 85 कौन है, 72 से 85 एग्जिस्ट करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट हुआ करता था, 65 की ट्रीटी किसने करी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, राइट। 57 की लड़ाई किसने जीती है, रॉबर्ट क्लाइव ने, राइट। तो अभी मैं क्या प्लेस कर रहा हूं, मैं गवर्नर जनरल्स प्लेस करना चाहता हूं, क्योंकि गवर्नर जनरल्स में हमको क्लैरिटी है कि वो किस पॉइंट पे शुरू करेंगे, किस पॉइंट पे खत्म करेंगे। तो 1772 से 1785 वॉरेन हेस्टिंग, पहली बात यहां पे हम रट डालेंगे, राइट। इसके अलावा हम बहुत ईयर्स वगैरह नहीं रटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको बार बार बोलूंगा कि ईयर्स रट डालो, राइट। तो ईयर्स पे हमारा कोई ऐसा बहुत वो नहीं होता, बट एरा पे, वो फ्रेम पे फर्क पड़ता है, राइट। तो एक बार मैं बोल रहा हूं कि हाँ एक बार ये टाइमलाइन की कुछ चीजें अगर हम फिक्स कर दें तो उसके बाद सारी की सारी कहानियां इसमें आकर जुड़ने लग जाएंगी, कहानी काफी आसान हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, राइट, है ना। तो 72 से 1785 वॉरेन हेस्टिंग्स, क्या मैं सारे लिखने जा रहा हूं, नहीं। गवर्नर जनरल इज द इजीएस्ट वे टू मास्टर द टाइमलाइन, राइट। गवर्नर जनरल अगर आपने मास्टर कर दिया तो टाइमलाइन आपने मास्टर कर लिया, बाकी सारी कहानियां उसमें जुड़ जाएंगी। ये बिल्कुल जैसे आज अगर आपको प्रधानमंत्री का एरा पता है तो प्रधानमंत्री के एरा के हिसाब से पूरी फिलॉसफी क्या क्या हो रहा होगा सब जुड़ता चला जाएगा। तो खाली प्रधानमंत्री कब बने कब गए इतना ही है खाली, उसके बाद आप सब कहानी उसी में जोड़ दो। तो नाउ तो समझिए, तो 72 से 1785 वॉरेन हेस्टिंग्स आ रहे हैं। अब इनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, रेगुलेटिंग एक्ट है, अब जो है मैसूर से लड़ाई है, मराठा से लड़ाई है, बनारस का जो है झंझट है, राइट, है ना, नंद कुमार एंड ऑल। तो फिलहाल बहुत सारी कहानियां हैं, बट अभी हम कहानियां नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि कम से कम वॉरेन हेस्टिंग्स पहचानने लग जाओ 72 से 85, राइट, है ना। दूसरा प्लेस करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन 86 में एंटर करता है,
86 में 86 से 93 का जो जोन है, अब 86 टू 93 इनफैक्ट लिख ही लो, है ना। क्या आएंगे? कॉर्नवालिस आएंगे। कॉर्नवालिस एडमिनिस्ट्रेशन सही करेंगे। कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी हैं। कॉर्नवालिस जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट लेकर आएंगे। कॉर्नवालिस की मैसूर से लड़ाई भी हो रही, तीसरी लड़ाई कॉर्नवालिस की थी, हमने पीछे पढ़ा था, राइट, है ना। तो 86 टू 93 कॉर्नवालिस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे गवर्नर जनरल अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं तो वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस, 86 टू 93। अगले गवर्नर जनरल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है, एंट्री हो रही है उनकी 98 में, और 98 से 1805 ये टेन्योर है आपके वेलीजली का। तो रिचर्ड वेलीजली। अब रिचर्ड वेलीजली आप जानते हैं, इनको भी जानते हैं। रिचर्ड वेलीजली हम लोगों ने बात करा था पहले, तो टीपू सुल्तान को जो है एग्जीक्यूशन में इनका हाथ है ना, वो मारे गए हैं। एग्जीक्यूशन इन द सेंस कि हाँ, जब उन्होंने अटैक किया तो टीपू सुल्तान की वहां पे डेथ हुई। तो 99 में मैसूर वाली लड़ाई इनके साथ याद है। इनके साथ सब्सिडरी अलायंसेस का जो आइडिया था वो भी इन्हीं का था, तो सब्सिडरी अलायंस की हमने बात कर रखी है, तो हाँ, ये भी आइडिया उन्हीं का है। आज अगर कहानी पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आगे के लिए नाम सुने रहो अभी, तो कम से कम टेन्योर जो है अपनी कॉपी मार्क कर लो, लिखे रहो कि हाँ 98 टू 1805 रिचर्ड वेलीजली, हमें ये पता चल गया। तो एक टेन्योर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 93 से 98 के बीच में कोई है नहीं, है ना, है, जॉन शोर है, बट हम इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज्यादा। हम खाली उनमें इंटरेस्टेड हैं जो कहानी बनाएंगे, है ना, कम से कम उनका एरा। तो ये तीसरे गवर्नर जनरल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, सब्सिडरी अलायंस वाले गवर्नर जनरल। अगले गवर्नर जनरल अगर हम देखें तो अगले गवर्नर जनरल जो मैटर करते हैं वो आएंगे 1813 में, 1813, और जाएंगे 1823 में, राइट, जिनका नाम है राउडन हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स, अब इनका भी नाम हेस्टिंग्स ही है। तो फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स, है ना, एक बार पूरा नाम भी लिख लेते हैं, फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स, राइट। तो फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स, तो एक बार इनका टेन्योर भी समझ लिया हमने कि 10 साल का टेन्योर। अब ये पैरामाउंटसी वाले हैं, इनके बारे में बात करी थी मैंने, पैरामाउंटसी। तो 1813 टू 1823 कौन एग्जिस्ट करता है? फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स, राइट, है ना। अब देखो ऑफ कोर्स उसके बाद जो है आपके बेंटिक भी हैं, बेंटिक भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, बट मैं एक साथ आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि वॉरेन हेस्टिंग आपको पता रहे, कॉर्नवालिस पता रहे, वेलीजली पता रहे, फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स पता रहे, और आखिरी अगर मुझे पांचवा कोई ऐड करना है तो मैं बेंटिक की जगह, है ना, अब आप बाद में बढ़ाइएगा, बाद में और लोगों को आप ऐड करिएगा, बेंटिक की जगह मैं ऐड करूंगा डलहौजी को 48 टू 1856, या तो 48 टू 1856 इस एंगल पे हम ऐड कर रहे हैं, 48 टू 56 डलहौजी। डलहौजी, ये 5 गवर्नर जनरल मैटर करते हैं हमारी पूरी कहानी में, राइट, है ना, बहुत ज्यादा। और अगर इनका एरा याद है, इनका टाइम याद है, तो बाकी की इंफॉर्मेशन इन्हीं के आसपास कहीं मिल जाती है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जैसे बीच के, अगर किसी पॉइंट में हम जाएं, राइट, तब भी हमें ध्यान रहेगा कि हाँ कॉर्नवालिस के बाद की बात है, राइट, या वेलीजली के पहले की बात है, वेलीजली के बाद की बात है, और हेस्टिंग्स के पहले की बात है। अगर बीच में भी आप कहीं पे हैं तो चीजें मैनेजेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप नहीं समझ पाएंगे। तो एटलीस्ट इतना, जब तक हम 1857 की पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, एटलीस्ट इतना टाइमलाइन पे कमांड ले आइए, बाकी सारी कहानियां इसी के साथ जो है आसानी से जुड़ती चली जाती हैं, बढ़िया से जुड़ जाती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे कॉपी बना लीजिए, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे ऑफ कोर्स इस पे अपग्रेड करना है आपको बीच में बेंटिक भी ऐड करने हैं, एमआरएस भी ऐड करने हैं, ऑकलैंड भी ऐड करना है, बट टू स्टार्ट विद एज अ बिगनर इतना ठीक है। बाकी मेरे बिना कहे भी आप लोग करेंगे, जो भी लोग पढ़ेंगे, राइट, वो कहेंगे जब इतना याद कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा एक और याद कर लेते हैं, पूरी टाइमलाइन अपनी हो जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, तो पूरी टाइमलाइन आपकी अपनी हो जाएगी तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो ये बना लीजिए, जितना जो है आप गवर्नर जनरल्स को जानेंगे, जितना उनके एरा को जानेंगे, बाकी इंडियन सारी कहानियां उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी, कहानी काफी आसान हो जाएगी। आई होप आई मेड माई पॉइंट। चलिए आइए तो बात शुरू करते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सन्यासी रिवोल्ट की, सन्यासी रिवोल्ट। अब पहली बात, अगेन एक और बात थोड़ी सी कर ले कि हम सर ये बताइए 25 तो आप सिविल अपराइजिंग बता रहे हैं, रटनी है क्या सारी, है ना, और फिर अभी आप जो है लेकर आएंगे कि ट्राइबल अपराइजिंग बहुत सारी हैं, और फिर पीजेंट्स में भी कुछ कुछ है, और फिर जो है सपाई म्यूटिनी भी हुई है, तो इतनी सारी रिवोल्ट हम कैसे रटेंगे, है ना। तो
पहली बात तो जो है एक बार कहानी सुननी है, राइट। तो रिवोल्ट का करना क्या है, रिवोल्ट तो एक तो आपके जो परसेप्शन है कि सर हमें रिवोल्ट की पूरी कहानी सुनाइए, राइट, हमें बताइए क्या हुआ और हम जो है उसको फिर रट डालेंगे। नहीं, ऐसी ना, तो देखो बहुत ही लोकल स्टोरी है ना, बहुत ही लोकल स्टोरी। एक डिस्ट्रिक्ट में है ना, लेट्स से बहराइच थी, एक डिस्ट्रिक्ट में लोग लड़े और वहां के आदमी को, वहां के रूलर को पीट दिया और उसके बाद जो है मिलिट्री अटैक हुआ और चीजें शांत हो गई। अब इसमें और कोई मसाला ही नहीं है, बात समझ, बहुत ही लोकल लड़ाई है, इसमें कोई बहुत मसाला है नहीं। अब मसाला है भी तो इतने लोकल मसाले की हमारी यूपीएससी में कोई बहुत जरूरत नहीं है, राइट। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, या आप जो पढ़ाई कर रहे हो टेक्निकली, वो आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो। और इन रिवोल्ट्स में आपका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आइए ये समझते हैं। तो रिवोल्ट में सबसे पहली बात, एक चीज जो आप देखोगे, एक तो पहली बात तो टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम में, ईयर से फर्क नहीं पड़ता, राइट, है ना, कि ईयर से फर्क नहीं पड़ता, पर टाइम फ्रेम से फर्क पड़ रहा है कि हाँ भाई 1770 के आसपास है, इनिशियल फेज में है, 1800 के आसपास है, 1825 के आसपास है, 1850 के आसपास है, किस फेज में है। तो ये हल्का सा फेज का भी अगर ध्यान हो तो कहानी बन जाती है। एग्जैक्ट 87 है, 89 है, 97 है, यूपीएससी ये नहीं पूछता है ना, तो इतने ट्रिवियल फैक्ट्स में यूपीएससी नहीं जाएगा। तो टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट, उसके अलावा एग्जैक्ट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात समझ लो। तो यानी कि एक चीज रटनी नहीं है, राइट, है ना। दूसरा, लोकेशन, कहां की बात हो रही है, एक बार पहली बार पढ़ते वक्त लोकेशन समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक नाम आएगा मिदनापुर, राइट। अब मिदनापुर कहां है ना, किस जगह एग्जिस्ट करता है। बहराइच कहां है ना, गोरखपुर कहां है। एक बार जब हम पढ़ेंगे तो हम एक बार देख लेंगे कि किस जगह की कहानी है, सो दैट एक बार स्टोरी दिमाग में कहीं बैठ जाए कि हाँ इसकी कहानी, बहराइच की बात हो रही थी, बहराइच यूपी में इस साइड पड़ता है कहीं पे, राइट, है ना। मिदनापुर की बात हो रही है, जंगल महल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ये कहीं इस जगह पड़ता है। विजयनगरम की बात हो रही है, तो विजयनगरम विजयनगर नहीं है, राइट, और ना ही वो वाइजैग है ना। तो एक बार तो खाली देख ले कि हाँ कहां पे, ताकि वो हमें क्लैरिटी मिल जाए और उसके बाद एक बार समझने के बाद ना वो हमेशा याद रहेगा। अब मे भी जहां पे भी आप नोट्स बनाएंगे वहां जो भी आप हल्का सा लिखेंगे वो आपको लोकेशन का ध्यान दिखाता रहेगा। इनफैक्ट नेम ऑफ द रिवोल्ट अपने आप लोकेशन के बारे में बता देता है, रिवोल्ट का नाम ही बता देता है कि कहां की रिवोल्ट है ना। तो वो कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, बट फिर भी एक बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी शुड पिन पॉइंट की इस जगह की बात हो रही है, एक बार बस, राइट। तो लोकेशन, तो टाइम फ्रेम समझना है, लोकेशन समझना है। ध्यान क्या रह जाना चाहिए, ध्यान रह जाना चाहिए लीडर, ध्यान रह जाना चाहिए कॉज, ध्यान रह जाना चाहिए मिसलेनियस अगर कुछ है तो। हाँ, तो भाई क्यों लड़ाई हुई है ना, क्यों लड़ाई हुई है। अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, आफ्टर इफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहेंगे सर अरे ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, आफ्टर इफेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 90% प्लस केसेस में जो है अंग्रेज जीत जाएंगे। अंग्रेज छोटी सी लड़ाई है, उनको हरा देंगे, दबा देंगे, राइट, है ना, जीत जाएंगे, है ना। इसका माइल्ड कोई आफ्टर इफेक्ट ऐसा हो सकता है जो हमें हल्का फुल्का ध्यान रहे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ कि अंग्रेजों ने मिलिट्री एक्शन कर दिया, तो अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया। यही होने वाला एक डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई से, और क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट, है ना। तो आफ्टर इफेक्ट अगर आप समझिए तो आफ्टर इफेक्ट कुछ नहीं, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट दबा दिया गया है। हाँ, फिर भी कहीं कहीं जैसे पता चला आपको कि इस पे किताब लिख दी गई है, कुछ हो गया समथिंग, तो वहां पे थोड़ा सा मिसलेनियस में कह दूंगा कि हाँ मिसलेनियस में अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ है तो हम ध्यान रखेंगे। मुद्दा क्या है ये ध्यान रखेंगे, लीडर कौन है ये ध्यान रखेंगे, और हो क्यों रहा है ये ध्यान रखेंगे। बाकी टाइम फ्रेम पहली बार सेट करना है, लोकेशन पहली बार सेट करना है, ये जो आपका जो नाम है यही बता देगा कि ये क्या है, राइट। इनफैक्ट मुद्दे की भी हम बात कर चुके हैं, बट फिर भी जो है कुछ ऐसा कुछ नया एंगल हमें अगर दिख जाए तो हम सुन लेंगे। बट किसने किसके ऊपर अटैक किया, कौन ऊपर से छत से कूदा फिर भागा, ये सब हमें यहाँ पे कुछ जो है देखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये सब हमारे काम का नहीं है, यूपीएससी बिल्कुल ये सब जो है नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि बहुत ही लोकल रिवोल्ट्स यहाँ पे आई हुई हैं, राइट। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आइए बात जो है शुरू करते, कहानी चालू करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ और जो है आसपास भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसमें भी नजरिया ऐसा नहीं बहुत डीप जाना है, सारे लीडर्स रट डालने, नहीं। अगर कोई एक दो लीडर का नाम है, इंपॉर्टेंट है, तो हाँ सुने रहेंगे, कौन सा राजा था, क्या था, समथिंग, इतना ही। तो यहाँ पे बहुत डेप्थ नहीं चाहिए,
समझिएगा इस बात को, राइट है ना। आपकी किसी भी बुक में इसे ठीक से कवर नहीं किया गया, ठीक से कवर इन द सेंस कि डेप्थ में नहीं किया गया है। रीजन एक तो स्टोरी बहुत एग्जिस्ट नहीं करती, आप कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको कोई स्टोरी नहीं मिलेगा, तो कहीं स्टोरी है भी नहीं बहुत डीप में, राइट है ना। और दूसरा यूपीएससी के लिए जरूरत भी नहीं है। सबसे काम की बात यह है कि यूपीएससी के लिए जब जरूरत नहीं है तो उससे ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, जितनी जरूरतें हैं वहां पर हम फिक्स करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहली अपराइजिंग की हम बात करने जा रहे हैं। पहली अपराइजिंग है आपकी सन्यासी रिवोल्ट, राइट, सन्यासी रिवोल्ट। नाउ सन्यासी रिवोल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आते हैं सन्यासी रिवोल्ट, इसको फकीर रिबेलियन भी कहते हैं, है ना। सन्यासी रिवोल्ट पहली हम बात करने जा रहे हैं, फकीर रिबेलियन। नाउ ये एक्चुअली हो रहा है इस जोन में, है ना, ये वाले जोन में, कि जब ग्रेट फैमिन आया हुआ है 1769 में। बात समझ आ रही है, राइट। तो आइए समझते हैं। तो अभी हमने कहा कि भाई स्पेशली बंगाल में हमने कहा कि 1765 से, इनफैक्ट इस 1765 ना कह के अगर 1757 भी कहा जाए तो चलेगा, कि 1757 से बंगाल केओस जोन में है, राइट, टिल 1772, राइट है ना, टिल 1772 ये बंगाल में केओस है। तो अब जब बंगाल में केओस है, ये आपका बंगाल रीजन, राइट। अब जब बंगाल में केओस है, इसी मुद्दे, इसी मौके पर हमने देखा कि 1769 ग्रेट फैमिन भी आ गया है, प्लस यहाँ के ऑफिशियल्स यहाँ पे लूटपाट मचाए हुए हैं, तो ये एरिया काफी अफेक्टेड है। बंगाल एरिया जो है, बंगाल एरिया काफी ज्यादा अफेक्टेड है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, ऐसे में क्योंकि भाई हमने कहा कि ग्रेट फैमिन में 7 से 10 मिलियन लोग भी चले गए, राइट है ना, स्मॉल पॉक्स हो गया लोगों को, राइट, और ज्यादा डेथ हो रही है, तो एकदम ही प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अब नाउ ऐसे सीन में जो यहाँ के कुछ पीजेंट्स थे और कुछ सन्यासी थे, तो सन्यासी, ये पहले पीजेंट ही हुआ करते थे, फिर सन्यासी बन गए लोग, राइट है ना। अगेन मल्टीपल लेजेंड्स है ना, जो है कुछ कहते हैं कि नहीं ये सन्यासी ही हुआ करते थे, कुछ कहते हैं कि हाँ ये पीजेंट्स थे जो कि कन्वर्ट हो गए सन्यासी में। तो फिलहाल इन दी एंड ये लोग सन्यासी थे, और इनका मानना है कि हाँ उनकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का ऑपरेशन कहीं पे हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे। प्लस ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने, क्योंकि ये लोग पैसे नहीं दे पा रहे थे, है ना, हालत खराब है काफी इस एरिया में, राइट, पैसे नहीं दे पा रहे थे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो और ज्यादा जोर जबरदस्ती हो रही थी, तो काफी ज्यादा ऑपरेशन भी हो रहा है इस जोन में, पैसों को जबरदस्ती वसूलने की कोशिश भी करी जा रही है, राइट है ना। तो ऑपरेशन भी है। अब जब ऑपरेशन जब है, तो अब जो है यहाँ के जो सन्यासी हैं, प्लस यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स हैं, प्लस यहाँ के जमींदार्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ पे एक लीडरशिप मिल गई, और हमने कहा था कि बाकी लोग फॉलो करेंगे, हाँ तो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये लोग रिवोल्ट कर देंगे, रिबेल कर देंगे, कहेंगे नहीं चलेगा। तो इस जोन में हम देखेंगे कि हाँ हमें इस जोन में रिबेल नजर आएगा सन्यासी का, राइट है ना। आइए समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो है फकीर रिबेलियन की, सन्यासी रिवोल्ट की, राइट। और मैंने आपको बताया कि हाँ इश्यूज थे यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल साइड में। नाउ दे स्टार्टेड रेडिंग कंपनी फैक्ट्रीज, तो कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह पे अटैक करने लगेंगे, लड़ाई होने लगेगी कंपनी फोर्सेस एंड ऑल। और देखिए कौन आया, अब देखिए कहानी कितना बढ़िया एसोसिएट हो गई कि वॉरेन हेस्टिंग की जब एंट्री होती है, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। तो 72 हम कह भी रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, 72 से 85 तक, 1785 वॉरेन हेस्टिंग्स है भी, वॉरेन। तो अब ये जो है यहां पे मिलिट्री एक्शन करेंगे, बट इतना आसान नहीं है, राइट है ना। ही विल कम विद मिलिट्री एक्शन वर्सेस मिलिट्री एक्शन, बट इतना आसान नहीं है भाई, कुछ टाइम लगेगा इसमें, बट हाँ फाइनली जैसा कि मैंने कहा कि दबा दिया जाएगा, हाँ फाइनली यस दबा दिया जाएगा, राइट। नाउ अब यहां पे कुछ लीडर्स के नाम आते हैं, राइट। जैसे कि 2 लीडर अगर आज के लिए आप सुन लीजिए, एक मजनू शाह और दूसरे देवी चौधरानी, राइट। मजनू शाह और देवी चौधरानी, 2 कम से कम हम जो है नाम यहां पे ध्यान रखें कि मजनू शाह है और देवी चौधरानी है। नाउ मजनू शाह देवी चौधरानी, ये जो स्टोरी यहां क्रिएट हो रही है, इसी स्टोरी को आगे जाके लगभग 100 साल बाद 1880s में समवेयर
1880s में इसके ऊपर एक नॉवल आती है आनंद मठ। आनंद मठ, ये नॉवल लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो बंकिम चंद्र जी ने ये नॉवल लिखी है। और एक और नॉवल है प्लस देवी चौधरानी। अब ये भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि पहले ही रिवोल्ट में हमें वुमेन पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है, विच इज बिग थिंग कि हाँ वुमेन पार्टिसिपेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी पहली ही रिवोल्ट हुई है यहाँ पे, राइट है ना। तो देवी चौधरानी, तो ये बुक जो है इस बात को भी सेलिब्रेट कर रही है कि हाँ महिलाएं जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही, राइट है ना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो इतनी ही कहानी इसमें जो है हमें समझने लायक है, अब और कुछ नहीं है। तो मैंने यही कहा कि हाँ किसी भी रिवोल्ट में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत रिसर्च करनी है, वो कहाँ से दौड़ रहे थे, कितने घोड़े थे, ये सब हमें नहीं करना है। हमें जस्ट समझना है कि हाँ उस पर्टिकुलर रिवोल्ट में हो क्या रहा है। छोटी सी लोकलाइज रिवोल्ट, लोकल जलपाईगुड़ी के आसपास बेसिकली जो है ये वाला जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा ज्यादा इफेक्टेड है, थोड़ा ये एरिया इफेक्टेड है, राइट। बाकी इतना ध्यान रखना है, इतना हमें ध्यान नहीं रखना, ठीक है, इतना काम का नहीं, चलिए है ना, इतना डीप काम का नहीं। बाकी सन्यासी रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दालभूम। अब वही बंगाल अफेक्टेड रीजन, बंगाल में ही मिदनापुर और दालभूम की कहानी। अब देखिए चीजें कितनी प्रिडिक्टेबल लगेंगी आपको कि हाँ ये वही 1760s की कहानी है, बंगाल की कहानी है। और एरिया क्या है, एरिया इस बार ये वाला है, जंगल महल एरिया बोलते हैं इसे, जंगल महल डिस्ट्रिक्ट है, जंगल महल। अब इसमें ये मेदिनीपुर है, मेदिनीपुर, राइट, दिस एरिया मेदिनीपुर, राइट है ना। तो मेदिनीपुर, तो जंगल महल डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। तो या दिस इज रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर एंड दालभूम। अब इसमें होता क्या था इस एरिया में, अगेन ये टाइमलाइन वाइज तो देखो सेम एरा में हम बात कर रहे हैं, इसी जोन की अभी भी हम बात कर रहे हैं, राइट। रफली 1760 1770s के आसपास हम देख रहे हैं कि हाँ भाई मिदनापुर में भी जो है, मिदनापुर या फिर जंगल महल या फिर जो है इसमें दालभूम भी लिख लो, तो यहां भी हमें इसी जोन में रिवोल्ट देखने को मिल रहा है। क्यों रिवोल्ट हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में नया रेवेन्यू सिस्टम आ रहा था। नया रेवेन्यू सिस्टम मतलब पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी। तो नॉर्मली इस एरिया में अगर हम देखें तो नॉर्मली इस एरिया में पीजेंट और जो जमींदार थे वो बड़े कॉर्डियल उसमें रहते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। बट अंग्रेजों के आने के बाद ये जो नया रेवेन्यू सिस्टम जो आया है, राइट है ना, तो कहते हैं कि कुछ 3000 जमींदार और तालुकदार हुआ करते थे, 3000 जमींदार और तालुकदार। अब तालुकदार मैं आपको बताऊंगा जब हम 1857 की रिवोल्ट की बात करेंगे। अभी के लिए तालुकदार और जमींदार एक जैसा मान लीजिए। तालुकदार टर्म जो है वो जनरली अवध में यूज होता है, राइट। लखनऊ के आसपास के एरिया में, यूपी के एरिया में तालुकदार वर्ड भी यूज होता है और थोड़ा सा उसका कनोटेशन भी डिफरेंट है, बट क्लोज टू जमींदार ओनली। तो फिलहाल तो पीजेंट और जमींदार तालुकदार बढ़िया से रहते थे और काफी सारे जमींदार हुआ करते थे। अब यहां पर क्योंकि ये जो नया यू कैन से जो है रेवेन्यू सिस्टम आया है, राइट, तो यहां पे हमें समझ में आएगा कि अंग्रेज इनको प्रेशराइज करने लगेंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस पीजेंट्स की लड़ाई हो जाएगी अंग्रेजों से। तो इस एरिया के जो किसान है वो अंग्रेजों से लड़ाई कर लेंगे। मजे की बात ये है कि हाँ ये जमींदार भी पीजेंट को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हाँ ये रिलेशन ठीक हुआ करता था। या तो इसका इंपैक्ट एक हमें ये देखने को मिलेगा कि 1800 तक आते आते जितनी जमींदारी थी वो खत्म हो जाएगी। इस एरिया के जमींदार रिप्लेस हो जाएंगे, उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी, है ना। तो ये लंबा स्पैन है, ये भी समझो कि हाँ ये लंबा स्पैन है कि अगर 1770 के आसपास कहीं चालू हो रहा है तो 1780 तक जा रहा है, 1800 तक टेक्निकली जा रहा है, राइट है ना। ये वाला कोर जोन है, बट धीरे धीरे अंग्रेजों ने जमींदारों की पावर यहाँ पे कम कर दी और यही सिविल रीजन भी है ना, कॉज भी है कि हाँ जमींदारों की पावर कम कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं और फिर वो रिवोल्ट करेंगे। तो ये हमने समझा जो है अपने दालभूम और मिदनापुर के बारे में। अब यहां पे दो लीडर्स की बात और कर लेते हैं। एक लीडर है दामोदर सिंह और एक है जगन्नाथ धल और दामोदर सिंह। तो हमने बात करी रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दालभूम की। आइए बात करते हैं मोमरियाज की, राइट। तो मोमरियाज, रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज, दिस इज 1769 to 1799। नाउ आइए थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है। पहले टाइम पे प्लेस करें कि रफली कहानी चालू हो रही है 1770 से।
फिर से अभी हम सब सारी रिवोल्ट जो हम बात कर रहे हैं लगभग 1800 के पहले की बात कर रहे हैं। 1770 से 1800 के बीच में हम देखेंगे कि जो है जो ममरियाज हैं इनकी रिवोल्ट है वर्सेस अहोम किंगडम। ब्रिटिश नहीं है ये, तो यही थोड़ा खास बात है इसमें, अहोम किंगडम। ममरियाज जो थे वो प्रभावित थे अनिरुद्ध देव की टीचिंग से। अनिरुद्ध देवा राइट। तो अनिरुद्ध देव की टीचिंग से ममरियाज जो है प्रभावित थे और उनको लगा कि अहोम किंगडम जो है वो काफी ऑप्रेसिव हो रही है। दे वर नॉट लाइकिंग इट, राइट। दे वर बेसिकली लो कास्ट पीजेंट्स। तो अभी यहां का जो किंगडम था, यहां का जो रूल था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने अहोम किंगडम के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, राइट। अब पहली बात तो अहोम किंगडम कहां है? तो अहोम किंगडम आप देखिए तो ये जो असम वाला रीजन है, राइट, दिस इज योर अहोम किंगडम। यहां पे हम क्या समझ रहे हैं? यहां पे मौर्याज ने रिवोल्ट कर दिया, राइट। मौर्याज का रिवोल्ट है यहां पे और इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया वो है भाटियापुर, भाटीपुर। टेक्निकली ये एरिया है भाटीपुर। अब आप सिंपल कॉपी वैसे लिख लीजिए भाटीपुर हेडक्वार्टर। एक बार डायग्राम बना लेंगे, अगली बार रिवाइज करेंगे, बात बन जाएगी। जरूरी नहीं कि असम का ही मैप ड्रॉ करिए। तो हम समझ रहे हैं कि हाँ ये अहोम किंगडम हमको दिख रही है, दिस इज अहोम किंगडम। और इसमें लोग क्योंकि खुश नहीं है तो वो यहां पे रिवोल्ट कर रहे हैं। मौर्याज का रिवोल्ट हमने देखा। नाउ इसकी वजह से तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो किंगडम है ये काफी कमजोर हो रही है ना। ये जो किंगडम है ये काफी कमजोर हो जाएगी और फिर जब एक बार किंगडम कमजोर हो जाती है तो जो छोटे छोटे जमींदार होते हैं, जो छोटे छोटे राजा होते हैं, वो भी सर उठाने लगते हैं। अब ऐसा ही हमें देखने को मिला 1792 में। तो अब हमें रिवोल्ट के अंदर छोटी मोटी और रिवोल्ट नजर आ रही। तो 1792 में दरांग के राजा है कृष्ण नारायण। तो टेक्निकली यहां का एक एरिया है दरांग और यहां पे राजा है कृष्ण नारायण। तो अब ये छोटे राजा है अहोम किंगडम के सामने, तो कह रहे हैं हाँ हमारा भी रिवोल्ट है भाई, हम भी इसका पार्ट है, राइट, है ना। ये भी वर्सेस अहोम किंगडम हो गया है। तो कहने का मतलब अहोम किंगडम काफी ज्यादा कमजोर बैठ गई है, काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। और यही रीजन है कि नाउ अब इसमें एक और चीज थोड़ी सी अगर हम ऐड करें, एक और टर्म आता है जो कि यूपीएससी शायद कहीं पूछ बैठे कि हाँ दरांग की मदद कर रहे हैं बुरकनदास कौन होते हैं? BUR के बुरकनदास टेक्निकली होते हैं आपके जो है डिमोलिश्ड सोल्जर है। तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि हाँ डिमोलिश्ड सोल्जर इनको हेल्प करेंगे, डिमोलिश्ड सोल्जर्स, और मोस्टली मुस्लिम से ये। तो ये भी कृष्ण नारायण की मदद कर रहे हैं। तो ओवरऑल अहोम किंगडम का डिक्लाइन होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है। अब आप कहेंगे अंग्रेजों का इससे क्या मतलब? अंग्रेजों की अब एंट्री होती है जब अहोम किंगडम काफी डिक्लाइन हो जाएगा तो ये मदद मांगेगा ब्रिटिशर से, राइट, है ना। तब ये ब्रिटिशर से मदद मांगेगा कि नहीं हमें हेल्प कर दीजिए भाई, इंटरनली हमारे यहाँ काफी स्ट्राइक हो रही है, काफी इश्यूज हो रहे हैं, और ब्रिटिशर्स को इंटरफेयर करने का मौका मिल जाएगा। ये यहाँ पे इंटरफेरेंस चालू, और यही आगे जाके जो है मौका क्रिएट करेगा बर्मा के लिए, और फिर अंग्रेज इवेंचुअली ये राज्य ले जाएंगे, राइट। तो यही जो कमजोरी है ना, ये कमजोरी किसकी वजह से क्रिएट हुई है? मौर्यास के रिवोल्ट की वजह से जो है यहाँ पे ये कमजोरी क्रिएट हुई है। चलिए, तो ये छोटी सी रिवोल्ट हमने समझी, दिस इज रिवोल्ट ऑफ मौर्यास, राइट। 1769 से 99 लगभग जो है काफी टाइम तक ये जो है इम्पैक्ट रहा है। रंगपुर और जोरहाट अगर आप मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए रंगपुर, राइट। तो रंगपुर कहीं बांग्लादेश में पड़ता है, ये पॉइंट जो है दिस इज रंगपुर, तो ये भी अफेक्टेड है, राइट। सिमिलरली यहां पे पड़ेगा जोरहाट कहीं, राइट। तो जोरहाट ये एरिया भी अफेक्टेड है, तो मेजर अफेक्टेड है। दूसरा इनका हेडक्वार्टर भाटीपुर था। चलिए, तो ये हमने एक और रिवोल्ट की बात करी, मैंने बात करी रिवोल्ट ऑफ मौर्यास की। कहानी और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में क्या हो रहा है 1781 में। 1781, सबसे पहले तो आप पॉज करके बताइए कि 1781 कौन गवर्नर जनरल है, राइट। रटे कि नहीं रटे, है ना। 1781 है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हमें समझ में आ रहा है कि 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग रहे हैं, 1772 से 1785।
अब इसके बीच में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में कुछ तो मस्ती करी है इन्होंने, कुछ तो इशू ऐसा क्रिएट हुआ है कि हाँ ये रिवोल्ट हुआ है। आइए समझते हैं। तो आप समझिए, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, राइट, ये जो पार्ट है टेक्निकली ये आपका बस्ती बहराइच एरिया है, बस्ती गोरखपुर। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न यूपी की। तो ईस्टर्न यूपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट में वॉरेन हेस्टिंग ने खेल खेला। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या खेल खेला? वॉरेन हेस्टिंग सोच रहे हैं कि कितना पैसा सरप्लस होता है। उनके दिमाग में क्या है कि अगर किसी जमीन से अगर हम 1/3 रेवेन्यू निकाल लें, राइट है ना, और इसका जो खर्चा है किसान का खर्चा लेट से जो है 80 रुपए, राइट, हाँ चलो 80 रुपए ठीक लिखा हुआ, 80 रुपए। तो टेक्निकली इसके पास कितना एक्स्ट्रा बच गया, जो भी हम लूट सकते थे इससे ले जाते हम। यानी कि हम ये कितना रेवेन्यू कम ले रहे हैं, हमें कितना रेवेन्यू और बढ़ा देना चाहिए, कितना एक्सेस रेवेन्यू उठाया जा सकता है, निचोड़ा जा सकता है, इसकी कहानी है ये वाली। कौन कौन ये हरकत कर रहा है? वॉरेन हेस्टिंग्स। 72 से 85, तो रफली अराउंड 1778 में क्या हम टाइमलाइन पे अभी सिक्योर है? क्या हमें टाइमलाइन बनाने की जरूरत है? हमें पता है कहां की बात हो रही है, राइट। तो जब हमें पता होता है कि कहां की बात हो रही, तब टाइमलाइन बनाने की बहुत जरूरत नहीं होती, हमें पता है कि कहां का आइडिया है। चलिए, तो 1778 में हमने क्या देखा कि इन्होंने बुलाया मेजर अलेक्जेंडर हैने को। मेजर अलेक्जेंडर हैने, राइट, हैने, HANN। तो मेजर अलेक्जेंडर हैने को बुलाया इन्होंने, कहा हैने साहब जो है हम जानना चाहते हैं एक्सेस रेवेन्यू कितना होता है। कहते हैं अच्छा ठीक है, करिए, चलिए करते हैं। तो दोनों का डिसाइड हुआ और फाइनली इन्होंने इनको क्या मिला, ये बन गया इजारादारी दे दी। कहां की? गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, राइट है ना। तो गोरखपुर, बस्ती, बहराइच की इन्होंने क्या ले ली? जमींदारी दे दी, सॉरी इजारादारी दे दी। अब आप कहेंगे सर इजारादारी होता क्या, ये बताइए। हाँ, तो इजारादारी क्या होता है? इजारादारी होता है कि भाई इस जमीन से आप रेवेन्यू लेकर आइए। क्या है ये? ठेका है, ठेका। रेवेन्यू निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का ठेका है भाई, ये ठेके पे दे दिया गया है रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि सरकार कहता है कि हमको 1/3 दे दो, बाकी आप जो रखना चाहो रख लो। तो यहां पे मूड ये था कि मेजर अलेक्जेंडर हैने जितना भी एक्सेस है निकाल लेंगे, 1/3 सरकार को दे देंगे और बाकी एक्सेस पता चल जाएगा। तो एक्सेस का आइडिया, एक्सेस रेवेन्यू, कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू है सिस्टम में, इसका पता चल जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद पॉलिसी बन जाएगी। अब जब मेजर अलेक्जेंडर हैने ये करने उतरे एक्सेस रेवेन्यू, तो ये लूटपाट पे चालू हो गए, दबाने पे लग गए, लोगों को मारने पीटने लग गए कि नहीं पैसे निकालो। और ये बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुआ कहां पे? गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में, राइट। और यही रीजन है यहाँ की रिवोल्ट का, राइट। तो ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कि हाँ भाई सरप्लस मनी हमें पता चल जाए, राइट, इसी चक्कर में क्या हो गया? रिवोल्ट हो गया। ये एरिया ठीक हुआ करता था, अच्छा खासा खेती वेती होती थी यहाँ पे, राइट। बट बिकॉज कि इनकी ये जो हरकत इन्होंने करी कि हाँ हम टेस्टिंग कर लेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, इसके चक्कर में जो है सारी बात यहाँ पर बिगड़ गई, राइट है ना। तो अब फिलहाल जो है लोगों ने रिवोल्ट कर दिया कि भाई ये तो नहीं चलेगा। तो 81 में यहाँ पे रिवोल्ट हो गया। तो ये भी पैनिक कर गए कि अरे गड़बड़ हो गया, हम क्या ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मेजर अलेक्जेंडर हैने का जो है इजारादारी थी, तो इजारादारी डिसमिस करी कि भाई नहीं, अब नहीं होगा, राइट है ना, वापस करिए इसको। तो इजारादारी वगैरह इनको जो है डिसमिस कर दी गई। फिलहाल आप समझिए कि हैने के जितने सबऑर्डिनेट वगैरह थे सबको मार दिया गया था, राइट। बट फाइनली देखिए सप्रेशन ही होता है, सप्रेशन, यही हम बात कह रहे थे। हैने को भी डिसमिस कर दिया गया, उसकी इजारादारी भी हटा दी गई। तो ये क्या सीखा हमने? 1781 में हमने एक और रिवोल्ट समझी कि हाँ सिविल अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती और बहराइच, GBB, ये क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा जो है साउथ की तरफ चलते है ना, और अब थोड़े से कुछ और रिवोल्ट देखते हैं कि हाँ जो है साउथ में कुछ क्या रिवोल्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने बात करी जो है बंगाल में, हमने बात करी असम में, तो ये तो ऑलमोस्ट एक एरिया हो गया, वेस्टर्न यूपी। तो अभी टेक्निकली अब तक जो हमने डिस्कशन किया है वो इस एरिया का डिस्कशन किया है,
राइट, वेस्टर्न यूपी जो है, बंगाल, असम, है ना, ये वाला डिस्कशन अभी हमने किया है कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट असम में तो अंग्रेज आ गए हैं, है ना, लाया गया है अंग्रेजों को। खैर, नेक्स्ट जो बात हम करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम 1794, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। आइए समझते हैं क्या हो रहा है यहां पे। तो ये कहानी जो है, ये दर्द जो है विजयनगरम का थोड़ा पुराना है, आइए समझते हैं। बात है लगभग 1758 की, 1758, और यहां पे चल रहा था, इस एरा में चल रहा था थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। राइट, एंग्लो फ्रेंच वॉर। अब ऐसे माहौल में यहां पर नॉर्दर्न सरकार्स में, नॉर्दर्न सरकार्स में एक राज्य है विजयनगरम। मैं दिखाता हूं, जगह दिखाता हूं, एक मिनट, विजयनगरम। राइट, है ना, ये देखिए, तो ये जो पार्ट है, ये नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया हो गया। हाँ, तो ये नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया हो गया। राइट, और इसमें ये वाला जो पार्ट है, दिस इज विजयनगरम। अब यहां पे उस समय राजा हुआ करते थे आनंद गजपति राजू, आनंद गजपति राजू। तो आनंद गजपति राजू, जीआर, एजीआर, राइट, है ना, जैसे एनटीआर होते वैसे एजीआर है, तो एजीआर अंग्रेजों की डील हुई। तो ये ट्रीटी साइन हुई यहां पर, ट्रीटी बिटवीन एजीआर एंड ब्रिटिश, कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि इस इलाके में फ्रांस का वर्चस्व अच्छा खासा था, क्योंकि हैदराबाद वाले एरिया में फ्रांस का वर्चस्व अच्छा खासा था, नियर बाय एरिया में, तो नॉर्दर्न सरकार वगैरह उनको दिया गया था। राइट, तो अच्छा खासा कंट्रोल हुआ करता था। तो राजा विजयनगरम की मदद से अंग्रेजों ने फ्रेंच को यहां से बाहर निकाल दिया, और एक ट्रीटी लोगों ने साइन करी थी कि हाँ भी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, एक बार हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। बट ये ट्रीटी इवेंचुअली उन्होंने ऑनर करी नहीं। राइट, इस एरिया में जब ये लोग घुसे, है ना, तो ये जो है निकले नहीं। अब जब जो है उन्होंने ट्रीटी ऑनर नहीं करी, तो इसके पहले एजीआर कुछ कर पाते, आनंद गजपति राजू कुछ कर पाते, उसके पहले ही आनंद गजपति राजू की डेथ हो गई और राज्य आ गया विजय गजपति राजू के पास। राइट, है ना, तो ये यहां पे हम समझें तो उनकी डेथ हो गई है, और विजय राम राजू, है ना, ये थोड़ा नाम सही कर लेते हैं, विजय राम राजू, सॉरी, हाँ, तो यह है विजय राम राजू। तो विजय राम राजू जी के हाथ में यहां पे राज्य आ जाता है। नाउ अब क्योंकि विजय राम राजू नए राजा हैं, इनको लग रहा है कि हाँ ये कमजोर भी हो गया है, तो ब्रिटिशर्स इसको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि भैया 3 लाख रुपए लाओ, कह रहे हैं कि तुम आर्मी भी नहीं रखोगे तो अपने ट्रूप्स भी निकाल दो। तो अब क्या है कि ये जबरदस्ती की बातें होने लगे। अंग्रेज पहले ही जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन अब इस एरिया में क्या हो गया कि हाँ वो कह रहे हैं कि तुम अपनी आर्मी भी मत रखो, हमको पैसा भी दो, फर्जी पैसा, और जबकि कोई ऐसा ड्यू बचा नहीं है। तो अब जो विजय है वो विजय बुरा मान गए, कहते हैं ऐसे कैसे, नाराज हो गए और हो गया रिवोल्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे उनके जो भी लोग हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, एंड दिस टर्न्ड इनटू अ रिवोल्ट। राइट, तो 1793, तो ये कहानी हमने बैकग्राउंड शुरू किया 1758 में, 1760 में, बट एक्चुअली इसका इंपैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 1793 में देखने को मिल रहा है कि हाँ रिवोल्ट हो चुका है, राइट, 1793। ना 1793 में अगर हम समझें तो जो है अंग्रेज यहां पे इनको कैप्चर भी कर लेंगे, तो टेक्निकली क्या हुआ, सप्रेशन हो गया, जो हम कहते हैं सप्रेशन होगा ही होगा। तो 1793 में रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट हमें पता चला, रीजन हमें पता चला कि भाई इनको जो है देश से हटा दिया गया, पेंशन भी दे दी गई। बात समझ में आ रही है, राइट, है ना। बट राजा ने कहा नहीं, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं लड़ूंगा। और यहां पे 1794 में होती है बैटल एट पद्मनाभम। तो 1794 की बैटल भी मार्क कर लेते हैं यहीं पे, 1794, क्योंकि ये माने नहीं और इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, एंड देन ही वाज एग्जीक्यूटेड, बैटल ऑफ पद्मनाभम, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, द बैटल ऑफ पद्मनाभम 1794 में। और अब जब ये हार गए तो फिर पूरा राज्य जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, इनका जो बेटा है ना, सन,
उसको राज्य दे दिया जाए और इनसे थोड़ा कम पैसा दिया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह का रिवोल्ट ना हो। अब वापस सवाल उठता है कि हाँ भाई आपने राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ गया, अब वो खुद उसको कंट्रोल कर सकते थे, बट हमें याद आया कि अभी 1793 में ये लोग ऐसा कर नहीं रहे, है ना। ये 1813 के बाद की पॉलिसी है कि अनेक्स कर लो, अपना बना लो, राइट। ये बाद की पॉलिसी है। अभी क्या चल रहा है, रिंग फेंस पॉलिसी, ऐसा मैंने पिछले लेसन से पढ़ाया था। रिंग फेंस पॉलिसी चल रही है कि भाई उसी का राजा वापस बिठा दो और वो अपने कंट्रोल में रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे भी आप देखिए तो कंट्रोल में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जो है उसको अपने हड़पना। चलिए, तो ये थी राजा ऑफ विजयनगरम की कहानी। तो अब हम थोड़ा सा जो है आंध्रा की तरफ आए, साउथ में आए। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट ऑफ ढूंढिया, और नीचे आते हैं मैसूर पे आते हैं, मैसूर की साइड। अब ये बहुत छोटी सी कहानी है, ये एक्चुअली एक लीडर की कहानी है, धुंधिया बाग, राइट। बदनूर इलाका जो है धुंधिया बाग, और ये एरा अगर आप समझिए, टाइम समझिए, तो ये 1799 टू 1800 ढूंढिया। आप कहेंगे सर हमें रटना पड़ेगा, कहानी सुनो अब याद हो जाएगा तुम्हें। तो नाउ तो ढूंढिया बाग। अब होता क्या है कि ढूंढिया बाग एक्चुअली जो है टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान के सामने भी ढूंढिया बाग एग्जिस्ट करते थे। टीपू सुल्तान, तो ढूंढिया बाग कनेक्टेड है टीपू सुल्तान से। कहानी थोड़ी मिक्स हुई हमारी, राइट। टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी 1799, राइट। आइए समझिए। तो नाउ तो इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था टीपू सुल्तान ने, बट उसके बाद ये माने नहीं तो इनको डाल दिया गया जेल में। है ये टेक्निकली क्या, मराठा लीडर है ये एक मराठा लीडर है, मराठा। इनको टीपू सुल्तान ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, माने नहीं तो जेल में डाल दिया। बट टीपू सुल्तान की डेथ हुई 1799 एंड 1799 इनको रिलीज कर दिया गया। अब जब इनको रिलीज किया गया ढूंढिया बाग को, है ना, तो है भी बाघ है ये, बाघ शेर है ये, नहीं ढूंढिया बाग, तो इन्होंने सारे अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग थे सबको जोड़ा और रिवोल्ट कर दी, राइट, है ना। तो पहला हम देखेंगे कि हाँ 1799 समवेयर कि हाँ जो है इन्होंने रिवोल्ट कर दी, अंग्रेजों ने इनको हरा भी दिया, है ना। यही एक्सपेक्ट भी हम यही कर रहे थे, हरा देंगे ऑफ कोर्स अंग्रेज, राइट। तो फिर ये मराठा चले गए, मराठा रीजन में, वहां फिर जो है सबको लिया, जो भी लोग दुखी थे, जो भी प्रिंसेस दुखी थे उनको लिया, फिर से उन्होंने रिवोल्ट कर दी। बट फाइनली 1800 में ही वॉज किल्ड, राइट। तो 1800 में जो है ही वॉज किल्ड इन अ गन फाइट, राइट, है ना। और ये एरा किसका चल रहा है, 1798 99 जो है टीपू सुल्तान वेलीजली, तो वेलीजली के टाइम में ही तो हारे थे टीपू सुल्तान, डेथ जो हुई थी या टीपू सुल्तान की वेलीजली के टाइम में हुई है। तो हाँ, तो ऑफकोर्स ये पूरी कहानी वेलीजली के टाइम में हो रही है, 99 1800। अब इसको अलग से टाइम फ्रेम में क्या ही जोड़ना, बस इतना जोड़ दिया कि ढूंढिया बाग जो है टीपू सुल्तान के जो है से कनेक्टेड है। तो टीपू सुल्तान के यहाँ खुद जो है शेर रखा हुआ था, तो एक बाघ ये भी है, एक शेर ये भी है। तो ढूंढिया बाग मराठा है, इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, राइट, प्रिजन में डाल दिए गए थे और फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। बट टीपू सुल्तान की डेथ 1799 हुई है, अगले साल ढूंढिया बाग की भी डेथ हो गई 1800। तो सारी कहानियां वहीं पे हैं, तो अलग से कुछ और दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो एक छोटी सी कहानी हमने ढूंढिया बाग की समझी। ना बात करते केरला, चलते हैं थोड़ा केरला में जो है रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पज़ासी राजा, राइट। तो ये भी कहां पहुंचा, वहीं 1797, तो एकदम 1800 पे पहुंच गए हम लोग रफली। तो 1797 में एक बार रिवोल्ट हुआ है, 1805 में एक और बार रिवोल्ट हुआ है। आइए समझते हैं, है ना। तो हम बेसिकली क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, तो धीरे धीरे वही टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। तो 1800 के आसपास की कहानी है। तो नाउ तो जो राजा है यहाँ पे, राजा को तो राजा को जैसे जो है केरला सिम्हम भी कहा जाता है। पहले एरिया समझो कहां की बात हो रही है, ये एरिया है कोट्टायम, ये एरिया है केरला में, ये वाला एरिया है कोट्टायम, राइट। और हम बात कर रहे हैं केरला वर्मा पज़ासी राजा की, राइट। तो केरला वर्मा पज़ासी राजा, राइट। और ये इस एरिया में पहले मैसूर का भी वर्चस्व हुआ करता था, क्योंकि पास में ही मैसूर, तो मैसूर का भी वर्चस्व हुआ करता था, राइट, है ना, मैसूर राज्य। तो ये एरिया का इन्फ्लुएंस, मैसूर का इन्फ्लुएंस इस एरिया पे रहता था। तो पहले इनकी लड़ाई होती थी हैदर से, फिर टीपू सुल्तान से, और फिर अंग्रेजों से भी लड़ाई होने लग गई। तो नाउ तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792, कौन है, कॉर्नवालिस के टाइम में हमें याद आ रहा है कि मैसूर की एक लड़ाई हुई थी, कॉर्नवालिस ने एक ट्रीटी भी करा दी थी, सेरिंगापट्टनम, राइट। उसी एरा की अगर आप बात देखिए, समझिए, तो वहां पर जब टीपू हारा था तो अंग्रेजों ने कोट्टायम ले लिया था। तो कोट्टायम अंग्रेजों के पास आ चुका है, तीसरी बैटल से ही कोट्टायम अंग्रेजों का वर्चस्व पे आने लगा है।
अब जब कोटायम अंग्रेजों के पास आया, थर्ड बैटल ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस आ चुका है, तो इन्होंने कहा कि भाई इस एरिया से पैसा निकाला जाए। पैसा कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने बुलाया वीर वर्मा को। तो वीर वर्मा को बना दिया राजा, ये फजासी राजा के चाचा हैं, राइट। और इनको दिया गया हाई रेवेन्यू टारगेट कि भैया पैसे लेके आओ, बहुत पैसे लेके आओ। तो वीर राजा क्या करते? तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, लैंड रेवेन्यू बढ़ाते, लोगों से पैसा निकलवाते, राइट। तो अब ऑपरेशन चालू हो गया। अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि वीर वर्मा जो है बिल्कुल सीधे जो है साफ सुथरे हो गए, राइट, है ना। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई एज अ लीडर आप भी रिवोल्ट कर सकते थे, राइट, है ना। बट रिवोल्ट नहीं कर रहे हो, आप जनता को परेशान कर रहे हो, आप जनता को पुश कर रहे हो। तो यहां पे वीर वर्मा ने ये चालू कर दिया। बट देन 1793 पजासी राजा, राइट, है ना, पजासी राजा ने कहा नहीं, गलत है ये। और 1793 में ही अगले ही साल, बैटल के अगले ही साल हम देखेंगे कि पजासी राजा जो है अपने किसानों के साथ रिवोल्ट कर देंगे, राइट, है ना। ये राजा की निशानी भी है। तो जो है कि हाँ भाई उसे लगा कि जनता परेशान है, तो भले मैं आज राजा की गद्दी पे नहीं हूं, राजा की पोजीशन पे नहीं हूं, बट स्टिल आई विल फाइट, राइट। तो गुरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने चालू किया। एंड 1797 में पीस ट्रीटी साइन हुई। अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि भाई जो है, अब देखो ये थोड़ा सा नया है कि हाँ पीस ट्रीटी साइन हो रही है, राइट, है ना। एक छोटा सा राज्य कोटायम भारी पड़ा अंग्रेजों के ऊपर, और 1797 में यहां पे पीस ट्रीटी साइन हो रही है। थोड़ी दिन के लिए शांति, लेकिन फिर एक डिस्ट्रिक्ट है वयनाड जो डिस्ट्रिक्ट है, टेक्निकली इसका नाम वाइनयार्ड है, राइट। टेक्निकली क्या है? ये वाइनयार्ड है कि हाँ यहाँ पे वाइन बनाई जाती है ना। आपके जिस एरिया में है ग्रेप्स वगैरह, ग्रेप्स के आपको बहुत सारे वो मिलेंगे आपको यहाँ पे, और यहाँ पे वाइन बनाई जाती है, राइट, है ना। तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट, नेचर देखने लोग यहाँ पे जाते हैं, राइट, जो भी बैंगलोर के आसपास का एरिया है या वायनाड के आसपास का एरिया। तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो है 1800 में वापस ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। एक बार 90s में शुरू हुआ, पीस ट्रीटी हुई, बट 1800 तक आते आते फिर से जो है डिस्प्यूट हुआ, फिर से झगड़ा हुआ, एंड जो है यहाँ पे पजासी राजा की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो नवंबर 1805 जो है कुछ गन फाइट हो जाती है, एंड ही डाइड, पजासी राजा। तो ये कहानी आप चाहे तो टाइमलाइन पे बना ले कि हाँ 1792 से, अब देखो समझो कि हाँ 1792 से कनेक्ट होने के बाद ना कोई टाइमलाइन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपको एक स्टोरी पता है, राइट। आपको पता है कि अच्छा उससे कनेक्टेड कहानी है। तो जब भी पजासी राजा आएंगे आपकी लाइफ में, जब भी आप कहीं नाम सुनेंगे पजासी राजा का, केरला वर्मा पजासी राजा, आपको तुरंत याद आएगा अच्छा थर्ड बैटल था, थर्ड बैटल के बाद कोटायम में जो है अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था, तो वो वहां पे एक्सपैंड करने लग गए थे। तो पहले कोई चाचा आए थे, नाम भले याद ना रहे बट याद रहेगा हाँ कोई और राजा था जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा था, पुश कर रहा था, बट उसके बाद पजासी राजा रिवोल्ट करते हैं, है ना। एक बार पीस ट्रीटी भी हुई, भले ये कोई ईयर ना याद रहे 1797 93 समथिंग, बट हाँ 92 के बाद एक बार पीस ट्रीटी हुई है, फिर से वयनाड के लिए झगड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद 4-5 साल में 1805 में उनकी डेथ हो जाती है इन अ गन फाइट। लोकली ही वाज सपोर्टेड बाय नैयर्स, मपीदास, पठान्स, यानी ये पॉपुलैरिटी दिखाता है कि इस एरिया में ये लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और खुद भी दुखी हैं। ऐसा ही होता है सिविल अपराइजिंग, एक लीडर आएगा, बाकी लोग सपोर्ट करेंगे, राइट, है ना। तो यहाँ पे हमें पजासी राजा की रिवोल्ट नजर आई। आप चाहें तो इसे भी टाइमलाइन पे डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जरूरी नहीं था टाइमलाइन पे डालना। आखिरी रिवोल्ट की हम बात करने जा रहे हैं, वापस नॉर्थ में चलते हैं, बात करने जा रहे हैं अवध की रिवोल्ट 1799। सब देखो 99 है ईयर, केओस है 99 के आसपास। देख रहे हैं कितनी सारी चीजें आपको यहीं 99 पे दिख रही हैं, ये चारों बातें 99 पे दिख रही हैं ऑलमोस्ट हमें। अवध में जो है टेक्निकली अवध इनका दोस्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो है अवध के साथ रिलेशंस काफी ठीक बन गए, तो टेक्निकली इनका दोस्त होना चाहिए। बट क्या दोस्त हो रहे हैं? हमें समझ में आया नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो होता क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर अगर आप समझिए, तो हम बात कर रहे हैं वैसे अवध की, ये मेन एरिया है अवध का, तो अवध की हम बात कर रहे हैं, और अवध में एक वजीर अली है नवाब, और इनके बाद आएंगे सादत अली खान टू। तो वजीर अली और सादत अली खान टू। तो 1797 समवेयर 1797 अंग्रेज पहले वजीर अली को नवाब बना देंगे, राइट, नवाब बना दिया जाएगा वजीर अली को। तो पहले नवाब वजीर अली हैं, राइट। तो 1797 आप देखिए, तो अंग्रेज ही मदद कर रहे हैं, अंग्रेज ने ही पुश किया है, और वजीर अली खान क्या बन गए? नवाब बन गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि हाँ इनकी अंग्रेजों से बनी नहीं, और इनको रिप्लेस कर दिया गया, सादत अली खान टू से अराउंड 1799। तो ये 1.5-2 साल में ही हटा दिए गए। 1797 में अंग्रेज खुद लेकर आए थे, बट 1.5-2 साल में इनको हटा दिया गया कि नहीं भाई जो है आप सही रूल नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा आपके साथ, फायदा नहीं हो रहा है, तो सादत अली खान टू को बिठा दिया गया,
अब वजीर अली खान को बात बहुत बुरी लगी कि क्या ही कर दिया है आपने, राइट, नवाब बनाया था फिर मुझसे छीन ली, मेरी नवाबियत छीन ली, राइट, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इनको बनारस में जो है एक ऑफिसर थे बनारस में, उन्होंने इनको लंच पे इनवाइट किया था। तो ये लंच पे गए तो सबसे पहले इस ऑफिसर को मारा, उसके गार्ड्स वगैरह थे उसको मारा, फिर बनारस का जो मजिस्ट्रेट है उस पर अटैक किया, राइट। तो ओवरऑल बनारस में केओस क्रिएट कर दिया किसने, वजीर अली खान ने, है ना, समझिए आप। तो वजीर अली खान, तो इस इवेंट को कहा जाता है मासकर ऑफ बनारस, कि बनारस में एकदम खून खराबा कर दिया इन्होंने, कि हाँ भाई उस समय जॉर्ज फेडरिक चेरी थे, जॉर्ज फेडरिक चेरी, राइट, लंच से बुलाया था, उनको भी मार दिया, गार्ड्स वगैरह को मार दिया, मजिस्ट्रेट पे भी अटैक कर दिया, साथ में काफी लोगों का सपोर्ट भी आ गया, बट फाइनली हरा दिए गए। ही वॉज डिफीटेड बाय जनरल अर्कशाइन। नाउ अब क्या हम सारे जनरल्स को याद करेंगे किसने किसको हराया, नहीं, इतना कोई फैक्चुअल उसमें हम नहीं जाएंगे कि जनरल अर्कशाइन ने हराया नहीं हराया, फाइनली ही वॉज डिफीटेड। इसमें अगर कोई नाम ध्यान में रखना है तो वो है आर्थर वेलीजली का। कहानी इसके आगे क्या बढ़ी कि इस जंग के बाद हारने के बाद ये चले गए जयपुर के पास, राजा ऑफ जयपुर के पास, कि हमको असाइलम दे दीजिए, हमको जो है पनाह दे दीजिए। तो राजा ऑफ जयपुर असाइलम दे देता है, राइट, असाइलम दे देता है, बट अगेन जयपुर भी छोटा सा राज्य है। अब जयपुर के सामने बैठा है आर्थर वेलीजली, है ना, जंग नहीं हो रही, बट आर्थर वेलीजली कहता है कि नहीं भाई वो हमारा हमारा गुनहगार है वजीर अली, हमको वापस करिए, है ना, जो है हमको दे दीजिए, एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए, असाइलम में मत रखिए उसे। तो यहां पे जयपुर के राजा कहते हैं कि भाई ठीक है, वजीर अली को मैं दे दूंगा आपको, बट आप मुझे वादा करिए कि आप उसे जेल में नहीं डालेंगे, आप मुझे वादा करिए कि आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तभी मैं एक्स्ट्राडाइट करूंगा, राइट। तो राजा जयपुर ने ये शर्त रखी कि ठीक है आप हम दे देते हैं, लेकिन जो है ये शर्त है हमारी। तो यही रीजन है कि हाँ, इसके बाद वजीर अली को फोर्ट विलियम में कैलकाटा भेज दिया गया, वहीं पे बोला कि इसको कन्फाइंड करके रखो, कहीं जाने मत दो। तो तब से वजीर अली वहीं कन्फाइंड रहे, कहीं नहीं गए। ये एक छोटी सी रिवोल्ट आपकी सिविल रिबेलियन है अवध में। फिर हमने देखा कि एक राजा जिसको हटा दिया गया था, राइट, वो झगड़ा कर रहा है और क्या बना, सिविल अपराइजिंग, राइट। तो ये हमारी कहानी थी जो है अवध की। तो हमने 8 कुछ जो है यहाँ पे कवर कर ली हैं सिविल रिवोल्ट्स। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप लोग जो है अगर टाइमलाइन बनाते चले, नोट्स बनाते रहे, है ना, ऑलरेडी मैंने कहा कि टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप साथ में बनाते चलेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी आसानी से आप ये फैक्चुअल बातें भी डाइजेस्ट कर पाएंगे, है ना। और मैंने कहा कि हाँ, ऐसा भागना नहीं है फैक्ट के बारे में कि रटे रटे हम लोग, रट नहीं, कुछ बातें जो मैं कहता हूँ कि हाँ ये फ्रेम इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेम बना लो, बाकी कहानियाँ उसी में धीरे धीरे रिवाइज करते करते जाती रहेंगी, सब याद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। बाकी चलो फिर मिलते हैं हम लोग फिर इन द नेक्स्ट वीडियो, वील कंटिन्यू विद सिविल अपराइजिंग, राइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।